सैटेलाइट डेटा बता रहा है कि बहुत जल्द एक विशालकाय सुनामी आने वाली है। सी ट्रेड रूट्स हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं और नहीं, इसका कारण कोई ईरान इजराइल का युद्ध या फिर कोई और युद्ध नहीं है, बल्कि एक ऐसा महाप्रलय है जिसको लेकर सेलर्स सदियों से चेता रहे हैं। तो 1 जनवरी 1995 दारुपनर गैस प्लेटफॉर्म के शांत माहौल में अचानक लहरें एग्रेसिव होने लगी। कुछ देर के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत था, तभी अचानक दूरबीन से गैस प्लेटफॉर्म के ऑब्जर्वर ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि एक विशालकाय लहर जिसकी ऊंचाई 8 मंजिला इमारत जितनी होगी, वो अचानक उठते हुए सीधे उन्हीं की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। मगर ये असंभव था। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसी कोई भी लहर 10,000 सालों में कभी एक बार ही आती थी, जिस वजह से प्लेटफॉर्म को ऐसे किसी इंपैक्ट के लिए तैयार ही नहीं किया गया था। यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म का जो डिजाइन था ना, वो भी इस तरह का था कि केवल 20 मीटर तक की लहरों को ही झेल सके। इसके ऊपर की कोई भी वेव इसकी बर्बादी का कारण बन सकती थी। तो सबने जितनी जल्दी हो सकी लाइफ जैकेट्स पहन ली। जो लाइफ जैकेट्स नहीं पहन पाए, उन्होंने आसपास मौजूद किसी मजबूत चीज को पकड़ लिया और जिन्हें दोनों ही चीजें नसीब नहीं हुई, वो अपने अपने भगवान को याद करने लगे कि क्या पता ये दुआ उनकी आखिरी दुआ। कुछ सेकंड्स बाद 25.6 मीटर की वो लहर प्लेटफॉर्म से टकराई और पूरे प्लेटफॉर्म पे पानी भर गया। रेलिंग्स टूट गई, वॉकवेज डैमेज हो गए और एक्सपोज्ड इक्विपमेंट्स उड़ गए। अब खुशकिस्मती की बात ये थी ना कि प्लेटफॉर्म डिजाइन के 20 मीटर वेव सहने की कैपेसिटी के बावजूद कोई भी मेजर स्ट्रक्चरल फेलियर या कॉजालिटी नहीं हुई। मगर ये एक वार्निंग थी आगे आने वाली उस आपदा की, जिसके लिए वैज्ञानिक और समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो अगले कुछ सालों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही खौफनाक लहरें और ज्यादा तीव्रता से उठने लगी थी। बहुत शांत इलाकों में अचानक पानी का एक सैलाब आता और कुछ ही मिनट के अंदर पूरे इलाके को तबाह कर देता। अब वैज्ञानिकों को ये कोई नॉर्मल ओशन डिस्टर्बेंस लगी, मगर उनका भ्रम बहुत जल्द ही टूट गया जब ये घटनाएं बहुत ही आम हो गई। और अभी रिसेंट के सैटेलाइट डेटा ने बताया कि अभी तक जो था ना, वो तो असल में गोल्डन पीरियड था। अब जो समुद्री लहरें उठ रही हैं, वो तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक, ऊंची और इस बार सीधा जमीनी इलाकों की तरफ बढ़ती चली आ रही है। मगर सवाल है, क्यों? आखिर समुद्र के नीचे ऐसा क्या चल रहा है कि सुनामी से भी ऊंची लहरें जमीनी इलाकों को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही है? वो कौन से भारतीय शहर है जहां ये लहरें टकराने वाली है? ये कब टकराएंगी? एंड लास्टली, आप इस महाप्रलय से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देख पा रहा हूं कि आप में से आधे से ज्यादा लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब वाले बटन को दबाया ही नहीं है। यार, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको दबाओ और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो 11 मार्च 2011 जापान के तोहोकू में वहां के इतिहास की सबसे जानलेवा और ऊंची सुनामियों में से एक आई, जिसे पैदा करने के लिए 9.1 के मैग्नीट्यूड का भूकंप लगा था। ये भूकंप मानव इतिहास का चौथा सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप था और तब भी इससे जो लहरें उठी थी ना, वो केवल 40.5 मीटर के करीब थी। 12 से 14 मंजिला इमारत जितनी ही ऊंची थी और इतने ही लहर में 19,759 लोगों की मौत, 6,242 लोग घायल और 2,553 लोग गुमशुदा हो गए थे। अब सुनामी भले ही खतरनाक थी, मगर इसने एक फैक्ट को एस्टैब्लिश कर दिया था कि इतनी ऊंची लहरें पैदा करने के लिए हिस्टोरिकल लेवल की इंटेंसिटी वाले फिजिकल डिजास्टर को आना पड़ता है। और चूंकि ऐसे डिजास्टर्स दशकों या इवन सदियों में एक बार आते हैं, इसलिए मानव जाति काफी हद तक सुरक्षित है, या एटलीस्ट वो ऐसा सोचते थे। 14 फरवरी 2014 के दिन क्रूज शिप MV मार्को पोलो कुछ पैसेंजर्स को लेकर जब पुर्तगाल के एजोरेस से इंग्लैंड के पोर्ट ऑफ टिलबरी जा रही थी, तभी शांत लहरों के बीच अचानक एक कई मंजिला ऊंची लहर उठती है और वो इतनी तेजी से जहाज पर इंपैक्ट करती है कि जहाज के कांच टूट जाते हैं, क्रूशल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाते हैं और एक शख्स की जहाज पर ही मौत हो जाती है। अच्छी बात यह थी कि उस वक्त जहाज अपने डेस्टिनेशन से बहुत ज्यादा दूर नहीं थी, जिस वजह से वो इस इंपैक्ट को झेल गया और कैप्टन जैसे तैसे करके उसे पास
पास के बंदरगाह पर ले गया, वरना शायद इस इम्पैक्ट के आफ्टर इफेक्ट से जहाज को और नुकसान पहुंचता और अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही वो डूब जाता। हालांकि रिसर्चर्स को इस दुर्घटना या फिर उस बुजुर्ग की मौत का दुख नहीं था, बल्कि उन्हें इस बात का आश्चर्य ज्यादा था कि उस जगह पर ना तो कोई भूकंप आया था और ना ही कोई ऐसा तूफान जिसकी लहरें इतनी ऊंची उठ सके, जैसा कि वो पहले ऐसे हादसों को लेकर माना करते थे। इनफैक्ट नियर बाय सिस्मोग्राफ भी बिल्कुल साइलेंट था, मतलब साफ था कि यहाँ पर कुछ टोपोलॉजिकल टेंशन से बढ़कर है। अब इसकी तह तक जाने का केवल एक ही तरीका था। अगर अभी ये घटना हुई है तो इतिहास में भी ऐसा कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा, तो क्यों ना उन दुर्घटनाओं से क्लूज फिगर आउट किया जाए। इसी खोज में 20th सेंचुरी की मरीन रिपोर्टिंग्स को उठाया गया, जो वैसे तो बहुत कम मिली क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग बड़ी पुअर थी, लेकिन जितने भी लॉग बुक्स रिट्रीव करी गई ना, उनके हिसाब से साल 1969 से 1994 तक 25 सालों में करीब 22 सुपर कैरियर्स इन्हीं लहरों की वजह से तबाह होकर डूब गए थे। इनफैक्ट जुलाई 2004 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक डेटा पब्लिश किया था, जिसके हिसाब से बीते 2 दशकों में यानी साल 1984 से साल 2004 के बीच करीब 200 से ज्यादा सुपर टैंकर शिप्स इन्हीं अनप्रेडिक्टेबल लहरों के टकराने की वजह से डूब गई थी, जिसमें हजारों जाने गई थी। अब इनकी इन्हीं अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से ना इन्हें रोग वेव्स कहा जाता है, और वैसे तो हम इनके बारे में पहले भी समझा चुके हैं, लेकिन चलिए एक रिकैप के लिए समझते हैं कि बिना किसी भूकंप के भी ये कैसे पैदा होती है और इतनी ऊंचाई तक पहुंचकर इतनी विध्वंसक कैसे हो जाती है। तो देखो, एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी में जब समुद्र की कई सारी लहरें उठती है ना, तो वो एक दूसरे से टकराने पर अपने पानी के साथ साथ अपनी एनर्जी भी पास ऑन करती है, जिस वजह से जितनी ज्यादा लहरें आपस में टकराती है उतनी ही ज्यादा वो इम्पैक्टफुल और एग्रेसिव बन जाती है। इसे वाटर वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। हालांकि जब सारी लहरें एक ही दिशा में बहने के बजाय एक परपेंडिकुलर एंगल फॉर्म करते हैं, यानी एक लहर साइड से आ रही होती है और एक लहर सामने से, और जब दो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाली परपेंडिकुलर वेव्स आपस में टकराती है, तो उस लहर का एरिया कम हो जाता है, लेकिन हाइट काफी बढ़ जाती है। अब इसी का एक्सट्रीम वर्जन हमें तब देखने को मिलता है जब परपेंडिकुलर के साथ साथ ऑब्लिक एंगल से भी लहरें आती है और एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है। 3 या उससे भी ज्यादा डायरेक्शन से आने के कारण ये लहरें अपनी सेपरेट पोटेंशियल एनर्जी और मोमेंटम लाती है, और यही अलग अलग दिशाओं से आने वाली लहरें जब ठीक एक जगह पर कोलाइड करती है, तो उनके फोर्स के एक साथ कैंसिल आउट होने की वजह से लहरों में एक ऐसा एनर्जी बर्स्ट क्रिएट होता है कि उसकी ऊंचाई अपने आप किसी सुनामी या उससे भी ऊंची लहर के बराबर हो जाती है, और इसी को कहा जाता है रोग वेव। अब दिशाओं की संख्या का एक और कोरिलेशन ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जितनी ज्यादा दिशाओं से पानी आके एक पॉइंट पर टकराता है, उतनी ही ज्यादा समय तक वो लहर भी बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जहां परपेंडिकुलर वेव से ओरिजिनेट हुई रोग वेव कुछ सेकंड्स में सबसाइड हो जाती है, तो वहीं मल्टी डायरेक्शनल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली रोग वेव कई मिनट्स तक लास्ट करती है। इस लहर की सुनामी के कंपैरिजन में जहां एक बुराई ये है कि ये ऑल ऑफ ए सडन केवल एक सेकंड में बन जाती है और सामने वाले को तैयार होने का वक्त भी नहीं देती या कोई प्रीमेच्योर साइंस भी नहीं देती, वहीं एक एडवांटेज ये है कि आसपास की सरफेस के कंपैरिजन में इसमें केवल एक ही बड़ी लहर आती है और इसके टकराने के बाद पूरा माहौल शांत हो जाता है और आसपास का पानी उस इलाके को और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, जिस वजह से इनका इंपैक्ट भले ही सडन होता हो मगर लिमिटेड रहकर बार बार हिट नहीं करता। एक ही वाटर बॉडी में करंट का मल्टीपल डायरेक्शन से इतनी मोमेंटम के साथ आना, इतने फोर्स को लेकर, ये पहले ओशन की प्रॉपर स्टडी ना होने की वजह से काफी रेयर लगता था, और इसीलिए वैज्ञानिकों ने पहले एस्टिमेट किया था कि इनके बनने की और बनने के बाद की किसी ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 10,000 साल में कहीं एक बार पैदा होगी। मगर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, हमने समुद्र की जानकारियां जुटाने के लिए 3 मेजर इक्विपमेंट्स को डिप्लॉय किया। पहले थे रडार ऑल्टीमीटर्स जैसे जेसन 3, सेंटिनल 3 और सेंटिनल 6। इनका काम था 1980 से लेकर अब तक पूरी दुनिया की वाटर बॉडी की अलग अलग हिस्सों की वेव हाइट्स का एक नियर कंटिन्यूअस ग्लोबल रिकॉर्ड बनाना, ताकि हमारे पास एनालिसिस के लिए अच्छा खासा डेटा सेट क्रिएट हो जाए। दूसरे थे सिंथेटिक अपर्चर रडार इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ERS सेंटिनल 1 और CFO सेट, जिनका काम सी सरफेस की 2D इमेजेस प्रोड्यूस करने के साथ साथ वेव पैटर्न्स और ओशन मॉडल क्रिएट करके उन पॉसिबल जगहों को एनालाइज करना था जहां रोग वेव बनने के सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स पाए जाते हैं। लास्टली अभी साल 2022 में सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफिक एज नोन एज SWOT मिशन लॉन्च किया गया, जिसकी मदद से ओशन के हीट ट्रांसफर, क्लाइमेट चेंज और कोस्टल सी लेवल्स का डीप एनालिसिस करके ये फिगर आउट करने की कोशिश की जा रही है कि महासागर में चल क्या रहा है।
हम कितने खतरे में हैं और इस खतरे से बचा कैसे जा सकता है। पता चला कि पैसिफिक ओशन के बीचों बीच हवाई से करीब 1800 किलोमीटर दूर एक ऐसा हिस्सा है जहां आए दिन 35 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं। 2011 की सबसे विध्वंसक सुनामी से महज कुछ ही मीटर नीचे। और इन लहरों का उठना ताज्जुब की बात नहीं है, बल्कि ताज्जुब की बात है इनकी लोकेशन। ये इलाके टाइफून ग्राउंड जीरो में नहीं आते, यानी यहाँ ना तो कोई महाशक्तिशाली भूकंप आता है, ना कोई तबाही मचा देने वाला तूफान आता है, और ना ही इस इलाके की टोपोग्राफी में कोई अंडर वाटर वॉल्केनो मौजूद है जो इतनी हाई एनर्जी को रिलीज कर सके। मतलब साफ था कि ये सारी की सारी रोग वेव्स थी। इस एनालिसिस में सबसे चिंताजनक बात यह पता चली कि कुछ साल पहले जो ये वेव्स हमेशा ओशन के बीचों बीच आती थी, अब धीरे धीरे रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर हमने जिस ड्रॉपनर गैस प्लेटफॉर्म की बात शुरू में की थी ना, वो नॉर्वे के सदर्न मोस्ट जमीनी हिस्से से केवल 160 किलोमीटर दूर था, और ये दूरी नेचुरल डिजास्टर के लिए कुछ मायने नहीं रखती। फ्रांस के ला जुमेंट लाइट हाउस में 2011-12 के करीब एक 19 मीटर की लहर सीधा लाइट हाउस से टकराई थी, और इसका इंपैक्ट इतना पावरफुल था कि अगर उसके ढांचे में मजबूती ना होती तो शायद वो पूरी तरह गिर जाता। 1861 में आयरलैंड की ईगल आइलैंड लाइट हाउस में तो एक 66 मीटर की लहर टकराई थी, जिससे लाइट हाउस का केबिन स्ट्रक्चर पूरा बर्बाद हो गया था और कांच, लैंप्स सब कुछ तबाह हो गए थे। उस एक लहर से लाइट हाउस में नीचे इतना पानी भर गया था कि जब बाद में ऑफिशियल्स आए तो दरवाजा पानी भरने की वजह से इतना जाम हो गया था कि खुल ही नहीं रहा था, और उन्हें लिटरली ड्रिलिंग करके पहले पानी बाहर निकालना पड़ा था। अब ज्यादा दूर क्यों जाना, अभी 19 नवंबर 2025 के दिन स्पेन के कैनरी आइलैंड्स में से एक टेनेराइफ के किनारे पर मौजूद 3 लोग वोल्केनिक रॉक्स पर फोटो खींच रहे थे। तभी एक तेज लहर आई और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, तीनों को बहा कर ले गई। अगर ऊपर से तस्वीरों को गौर से देखोगे तो साफ पता चलता है कि ये वोल्केनिक रॉक्स ना सिर्फ मेन वाटर बॉडी से ठीक ठाक दूर है, बल्कि इनका लेवल भी सी सरफेस से कितना ऊंचा है। फिर भी 3 लोगों की जान यूं चुटकी बजाते ही चली गई। आइसलैंड का राइंसजारा बीच तो अब जैसे मौत का कुआं बन चुका है। लहरें हमेशा शांत रहती है, लेकिन समय खराब हो तो अचानक एक बड़ी लहर आएगी और इतनी दूर तक आगे आके बीच पर खड़े लोगों को ले जाएगी कि किसी को बचाने का भी मौका नहीं मिलेगा। और केवल इसी इलाके में साल 2013 से अब तक कम से कम 6 लोगों की ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड डेथ इन लहरों के कारण हो चुकी है। अनऑफिशियल मिसिंग और घायलों का कोई भी हिसाब नहीं है। इनका अचानक से रिहायशी इलाकों में पेनिट्रेट करना सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी पृथ्वी की जियोलॉजी और लगातार बदलता क्लाइमेट है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर के ऐसे कई इलाकों में हर साल उठने वाली लहरों में एवरेजली 1 से 3 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण समुद्र में ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से बढ़ता हुआ पानी है। अगर हम इक्वेटर से आर्कटिक की तरफ जाएं, तब तो लहरों की ऊंचाई हर साल 10 मीटर से बढ़ रही है, और लहरों की ऊंचाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साबित हो रही है कि उनके फोर्स और इंपैक्ट से। इनफैक्ट डेटा बता रहा है कि साल 1948 से लेकर अब तक ग्लोबल वेव पावर हर साल 0.4% से बढ़ रही है। कंप्यूटर मॉडल्स प्रोजेक्ट करते हैं कि साल 2100 तक सदर्न ओशन में लहरों की ऊंचाई 5 से 10% तक बढ़ जाएगी, जबकि वहीं आर्कटिक में ये लहरें 2 गुनी ऊंची हो जाएंगी। अब सवाल ये आता है कि क्या इन सब बदलावों से भारत सुरक्षित है? इनफैक्ट भारत तो शायद सबसे ज्यादा खतरे में है। आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों के हिसाब से साउथ इंडियन ओशन से उठने वाली एक्सट्रीम लहरों की हाइट एंड सेंचुरी आते आते 1 मीटर तक बढ़ सकती है, और नॉर्थ इंडियन ओशन में 40 सेंटीमीटर तक, जिसमें हमारा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल आता है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के हिसाब से इस सदी के अंत तक विशाखापट्टनम का सी लेवल जहां 62 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा, तो वहीं भावनगर में तो ये फिगर 87 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। ये नंबर सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब तेज हवाएं चलती है और लहरों की स्पीड बढ़ती है, तब उन्हें एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है। और इसी को जब हम लोग वेव्स के करंट क्राइसिस से मर्ज कर देते हैं ना, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जिन शहरों को हम खूबसूरत और सेफ मानते हैं, कल को वही शहर बिना किसी वार्निंग के रातों रात कभी भी बाढ़ की चपेट में आ जाया करेंगे, जिससे नो डाउट भारत को हर साल अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा। दुनिया का इंटरनेशनल ट्रेड अभी भी रोग वेव्स में होने वाली इन बढ़ोतरी की कीमत चुका रहा है। 200 से ज्यादा सुपर कैरियर्स का डूबना महज 20 सालों में, वो भी एक ऐसे सिनेरियो में जहां इन घटनाओं का एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज नियरली 1% है। ये दिखाता है कि आगे आने वाले समय में सी ट्रेड कितना चैलेंजिंग होने वाला है, और एक ऐसा दौर जहां गैस सिलेंडर के लोहे से लेकर उस सिलेंडर के अंदर भरने वाली गैस भी पूरी दुनिया में समुद्र के रास्ते ही ट्रांसपोर्ट होती है। इस लॉस को रिकवर करने के केवल
दो ही रास्ते हैं। पहला ये कि या तो हम उसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ ले, मगर उसमें बहुत ज्यादा खर्चा और समय जाएगा जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दूसरा ये कि हम जिस तरह वेदर और तूफान फोरकास्ट करते हैं ना, उसी तरह कोई ऐसा कलेक्टिव सब सिस्टम भी डेवलप करे जिससे कि किसी एरिया में रोग वेव के आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी जा सके। और वैज्ञानिक करेंटली इसी प्रेडिक्शन सिस्टम को डेवलप करने के लिए अपनी जी जान लगा रहे हैं, जो अगर आने वाले 3-4 सालों में कंप्लीट हो गया ना, तो अभी जो ये सालाना 10 सुपर कैरियर्स के डूबने के किस्से हमें सुनने को मिलते हैं वो शायद 0 हो जाए, और लॉजिस्टिक्स के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज का भी जो नुकसान हो रहा है उसे 0 पर लाया जा सके। पॉसिबिलिटीज ढेरों हैं, लेकिन अगर आप इस वक्त किसी साइंस ऑर्गेनाइजेशन की हेड पोस्ट पर होते तो इस क्राइसिस से निपटने के लिए क्या स्टेप्स लेते? अपना साइंटिफिक दिमाग लगाकर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया इन्फॉर्मेटिव जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है ऐसे जायंट्स की कहानी के बारे में जो कि एक आइलैंड में मिले थे, जिस ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम है माल्टा। वहां पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं ना जो जायंट्स के होने के सबूत पेश करते हैं। लेकिन आखिर ये जायंट्स आए कहां से थे और आखिर ये माल्टा में कर क्या रहे थे, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।